हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। 12th अकाउंट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पहले इस चैप्टर से सिर्फ 3 या 4 मार्क क्वेश्चन आते थे, वो भी कभी कभी नहीं आते थे, लेकिन अब तो 8 मार्क्स क्वेश्चन भी इस चैप्टर से आ जाते हैं। तो बच्चों, इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिर्फ इतना है कि पार्टनर्स का जो रेशो पहले था, आज वो उसे चेंज करना चाहते हैं, तो इसको हम कहते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अरे नहीं, उस टाइम हमने सिर्फ सीखा था कि अगर पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं तो पास्ट एडजस्टमेंट क्या करनी पड़ेगी। लेकिन अभी हम सीख रहे हैं कि जब पार्टनर्स अपना रेशो चेंज करते हैं तो उसमें गुडविल, जो आज की गुडविल है, गुडविल वैल्यूड, उसकी एंट्री क्या होगी। पार्टनर्स के जो बैलेंस शीट में वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व और बैलेंस शीट वाली गुडविल और लॉसेस जो गिवन है, उनका क्या होगा, वो सारे ट्रीटमेंट हम सीखेंगे इस चैप्टर में। और कैपिटल अकाउंट और रिवॉल्यूशन अकाउंट कैसे बनाते हैं और उनका क्या ट्रीटमेंट है, वो हम सीखेंगे इस चैप्टर में। तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल सा केस, जब पार्टनर्स अपनी रेशो चेंज करते हैं तो गुडविल वैल्यू, जो आज की डेट में गुडविल है, उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो चलो समझते हैं इसको। तो चलिए हम सीखते हैं गुडविल वैल्यूड का ट्रीटमेंट। जो वैल्यू गुडविल की आज है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। बच्चों, ABC पार्टनर्स हैं, 3:1 में उनका रेशो था पुराना, जिसको वो आज चेंज करना चाहते हैं 1:1, इक्वल रेशो करना चाहते हैं। इसे मैं एक स्टोरी की हेल्प से समझाऊंगा, 2 मिनट में समझ में आएगा। सपोज 3 भाई हैं ABC, उनके बीच में एक जमीन, एक प्लॉट का बंटवारा इस तरीके से कर दिया 3:1 के रेशो में। ए जो है भाई है, उसकी शादी हो रखी है, उसके बच्चे भी हैं 3-4, तो उसको ज्यादा जमीन दे दी। और B की शादी हुई है सिर्फ, लेकिन उसके बच्चे नहीं, तो उसको थोड़ी जमीन कम दी थी। और C अनमैरिड था, तो उसको जमीन कम दी हुई थी। और ये बोला था उनको कि भाई, क्योंकि A तुझे जमीन ज्यादा मिली तो तुझे इस फैमिली के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा जॉइंट फैमिली, ज्यादा काम करना पड़ेगा। बी को बोला था कि भाई तू ठीक ठीक काम करेगा, और सी को बोला तुझे सबसे कम काम करना, तू आराम कर, क्योंकि तुझे जमीन कम मिली हुई है। लेकिन जब सी की भी शादी हो गई और सी के भी बच्चे हो गए, बी के भी बच्चे हो गए, तो अब झगड़ा हो गया उनके बीच में कि ए को तो इतनी सारी प्रॉपर्टी दे रखी है, बी को थोड़ी कम, और मुझे तो बिल्कुल ही कम दे रखी है। तो जब झगड़े रोज होने लगे तो किसी ने इनका फैसला करवाया कि भाई ऐसा है, प्रॉपर्टी को इक्वली डिवाइड कर लो। लेकिन ए और बी उसमें रोने लगे। बी तो फिर भी मान गया, लेकिन ए रोने लगा कि नहीं, अब तो मेरी प्रॉपर्टी का लॉस हो जाएगा। मैंने अगर पहले ज्यादा शेयर लिया था तो मैंने मेहनत भी ज्यादा की थी, लेकिन आज अगर आप मेरे को प्रॉपर्टी को इक्वल हिस्सा दोगे तो मेरी शेयर कम हो जाएगा इस प्रॉपर्टी में, तो मैं उसके बदले में पैसा लूंगा जितना मेरा प्रॉपर्टी का लॉस होगा, नहीं तो मैं नहीं मानने वाला। तो अगर इस बात के लिए अग्री हो जाता है सी, क्योंकि सी को फायदा होगा अगर इक्वल शेयर मिलता है तो अगर सी इस बात के लिए अग्री हो जाता है तो कुछ पैसा जो प्रॉपर्टी की वैल्यू का लॉस हो रहा है ए का, उतना सी से लेके ए को दे दिया जाएगा। तो पहले देखते हैं हम कि 3:1 में ए को कितना मिल रहा था। जब हमने इसे इक्वल डिवाइड किया तो सबका शेयर इक्वल हो गया, लेकिन लॉस किसका हुआ, ए का, और फायदा किसका हुआ, सी का। बी का शेयर तो एज इट इज नजर आ रहा है आपको, कोई फर्क आया ही नहीं। तो ये तो मैंने डायग्राम आपके सामने बनाया है, तो आपको जल्दी समझ में आ गया कि ए का लॉस हो रहा है, सी का गेन हो रहा है, बी का कोई चेंज नहीं हुआ। बट अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो कैसे पता लगाएंगे कि किसका फायदा हुआ, किसका नुकसान। चलिए उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं और पता लगाते हैं कि अगर हमें ये फाइंड करना पड़े कि किसको फायदा हो रहा है, किसे नुकसान, तो कैसे करेंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन तो इजी था, मैंने इजी बनाया था, देख के पता चल रहा है कि ए का नुकसान हो रहा है, सी का फायदा हो रहा है। लेकिन अगर फ्रैक्शंस उल्टे सीधे हैं तो आप कैसे फाइंड करेंगे। आप ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस कर देंगे। तो ए का ओल्ड शेयर था 3/6 और न्यू शेयर है 1/3। बी का ओल्ड शेयर 2/6, न्यू शेयर 1/3। सी का ओल्ड शेयर 1/6, न्यू शेयर 1/3। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो बी का तो 0 हो जाएगा, क्योंकि
बी को पहले भी 1/3 मिल रहा था, अभी भी 1/3, तो बी को ना फायदा हुआ ना नुकसान, तो 0 आ गया। अब ए का फाइंड करते हैं। जिसका पॉजिटिव आंसर आ रहा है वो सैक्रिफाइस कर रहा है। क्यों? क्योंकि पहले उसे ज्यादा मिल रहा था, अभी कम मिल रहा है, तो जिसका पॉजिटिव आ रहा है वो बेचारा सैक्रिफाइस कर रहा है। समझ आया ना कि मैं उल्टा क्यों लिख रहा हूं? जिसका पॉजिटिव आया है वो सैक्रिफाइस कर रहा है, क्योंकि पहले ज्यादा मिल रहा था, ज्यादा में से जब कम माइनस करोगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, तो ये सैक्रिफाइस कर रहा है। और ये गेन कर रहा है। तो अब ये पता चल गया कि सी गेन कर रहा है, जिसका नेगेटिव आ रहा है उसको गेन हो रहा है, क्योंकि पहले उसे कम मिल रहा था, जब कम में से ज्यादा माइनस करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे? 6 लाख का प्लॉट है, जिस 6 लाख के प्लॉट में 1/6 हो गया 1 लाख, इसका मतलब कि 1 लाख का लॉस हो रहा है ए का और फायदा हो रहा है सी का 1 लाख का। तो 1 लाख रुपीज सी से लेकर ए को दे दिए जाएंगे। तो ये हम पहले भी सीख चुके हैं कि जब किसी से हम पैसा लेते हैं तो उसकी कैपिटल कम हो जाती है, तो हम डेबिट करेंगे, और जिसकी कैपिटल बढ़ानी होती है, जिसको देना होता है, उसकी कैपिटल हम इंक्रीज करते हैं। तो सी डेबिटेड टू ए 1 लाख, इसकी जनरल एंट्री हम कर सकते हैं। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट भी कर सकते हैं। तो बच्चों ये है हमारा सिंपल केस। अब हम चलते हैं और डिफरेंट केसेस की तरफ। तो चलिए बच्चों, अब हम करते हैं सेकंड केस। सेकंड केस भी समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। पहले आप उस एग्जांपल में घुस जाइए, दिमाग लगाइए और सोचिए कि आपके साथ ऐसा हुआ होता तो आप क्या करते। जब ओल्ड रेशो था तो पार्टनर्स ओल्ड रेशो में ही हार्डवर्क करते थे, क्योंकि सपोज इस एग्जांपल में ए को 3 मिल रहा है शेयर, बी को 2 और सी को 1। सबसे कम सी को मिल रहा है, इसलिए सी कम मेहनत करता है उस बिजनेस में। बी को थोड़ा ज्यादा मिल रहा है, उससे ज्यादा मेहनत करता है बी, और सबसे ज्यादा मेहनत करता है ए, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी ए को मिल रहा है। लेकिन अब आज अगर हम रेशो चेंज कर दें तो जो पुरानी चीजें एक्यूमुलेट करके रखी हुई हैं, जो उन दिनों का पैसा कुछ इकट्ठा करके रखा हुआ है अलग अलग बॉक्सेस में, कुछ चीजें जनरेट की हुई हैं, जैसे 2 भाई हैं, उन्होंने इसी तरीके से हार्डवर्क करते थे, तो अपने पुराने टाइम का कुछ लड्डू बचा के रखे हैं फ्रिज के अंदर, किसी ने पेस्ट्री बचा के रखी है, किसी ने चॉकलेट बचा के रखी है। तो ये उस टाइम का है जब रेशो पुराना था। आज रेशो चेंज होने वाला है, तो झगड़ा पूरा ढंग से होगा, सर फूटेंगे, खून खराबा होगा। तो इसलिए ये प्रॉब्लम ना हो, इसका एक सॉल्यूशन है कि आप जो पुराना रखा हुआ है उसे पुराने रेशो में ही डिवाइड कर दो, अगर आपको झगड़े से बचना है। उसका कारण यह है कि उन दिनों में उन्होंने हार्डवर्क भी अपने रेशो के अकॉर्डिंग किया था, तो इसलिए पुरानी चीजों को तो पुराने रेशो में ही पार्टनर्स में डिवाइड कर दो। इसे हम कहते हैं राइट ऑफ करना ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशो में। ठीक है, राइट ऑफ दीज थिंग्स अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। तो अगर कुछ भी ये जो मैंने चीजें लिखी हैं इससे ज्यादा नहीं होता है, लर्न करने के लिए आपको वॉन्डरिंग पिग असिस्टेंट डीजीपी, ठीक है, वॉन्डरिंग पिग असिस्टेंट डीजीपी, डब्ल्यू वॉन्डरिंग, पी प्रॉफिट एंड लॉस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, इसी को थोड़ा ट्विस्ट करके डेफर्ड एक्सपेंडिचर लिखा होता है, तो मैंने ए डी, देन जी गुडविल। ये बैलेंस शीट वाली गुडविल है, जो वैल्यूड गुडविल हम अभी कर रहे थे पिछले केस में, ये वो गुडविल नहीं है, ये बैलेंस शीट वाली गुडविल है। और पीएनएल डेबिट यानी प्रॉफिट लॉस का लॉस, ये था प्रॉफिट और ये लॉस, मैं इसको यहां लॉस लिख देता हूं। तो वॉन्डरिंग पिग एंड असिस्टेंट डीजीपी एडीजीपी, इनको हमें राइट ऑफ करना होता है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। अब राइट ऑफ करते वक्त आपको यह पता होना चाहिए कि पार्टनर को जब कुछ मिलेगा तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, और पार्टनर को कुछ देते हैं तो डेबिट करते हैं। या फिर आप ऐसे सीखिए
कि जब हम किसी लायबिलिटी को राइट ऑफ करते हैं, खत्म करते हैं, तो हम उसे डेबिट करते हैं, और जब किसी लायबिलिटी को इंक्रीज करते हैं तो क्रेडिट करते हैं, जो हमने 11th में सीखा था। ऐसे ही जब किसी एसेट को खत्म करते हैं तो हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, लायबिलिटी को खत्म करते हैं तो डेबिट, और एसेट को खत्म करते हैं तो क्रेडिट। तो मैं एक एक एग्जांपल लेता हूं, सारे नहीं लेता। तो सपोज ये सारी एसेट्स हैं, इनको राइट ऑफ करना है, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ए डेबिटेड, बी डेबिटेड, सी डेबिटेड टू ए डी जी पी। अब अगर इनमें से एक है तो एक लिखेंगे, दो है तो दो, तीन है तो तीनों लिख देंगे, और किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। ठीक है, ओल्ड रेशो। फॉर एग्जाम्पल इन सब का टोटल बनता है 6 लाख, तो ये 3 लाख, ये 2 लाख, और ये 1 लाख। ठीक है, एडीजीपी मैंने फुल नहीं लिखा है, पूरा नहीं लिखा है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड एक्सपेंडिचर, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस। तो जब किसी एसेट को राइट ऑफ करते हैं तो हम क्रेडिट करते हैं, और जब किसी लायबिलिटी को राइट ऑफ करते हैं तो डेबिट करते हैं। तो अभी हो गया एसेट साइड, अब लायबिलिटी साइड पे आते हैं। सपोज सारी जो लायबिलिटीज है इनका टोटल 3 लाख बनता है, तो 3 लाख को ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करेंगे ए बी सी में, तो 1,50,000, 1,50,000, और वॉन्डरिंग पिग, वर्कमेंस कॉम्पनसेशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड जनरल रिजर्व, ये अमाउंट सेपरेट सेपरेट लिखने होते हैं। तो मैंने ये आपको बता दिया है कि अगर पुरानी बैलेंस शीट में कुछ चीजें पहले से पड़ी हैं, खासकर ये 8 चीजें, इसके अलावा नहीं होता कुछ भी, ये 8 चीजें, तो इनको आपको ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करना है, खत्म करना है। जब किसी लायबिलिटी को खत्म करते हैं तो हम डेबिट करते हैं, और जब किसी एसेट को खत्म करते हैं तो क्रेडिट करते हैं। ओल्ड रेशो में ही करना है, न्यू रेशो का इस क्वेश्चन में कोई भी काम नहीं है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस की। तो बच्चों ये है केस 3। इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व गिवन है, और गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 3 लाख। गुडविल ऑफ द फर्म भी गिवन है। ये गुडविल बैलेंस शीट वाली गुडविल से अलग होती है, ध्यान रखना। जो बैलेंस शीट की गुडविल होती है उसको लिखा होता है गुडविल ऑलरेडी अपेयर। अगर बैलेंस शीट प्रिंटेड नहीं होगी क्वेश्चन में तो गुडविल ऑलरेडी अपेयर इन द बुक्स लिखा होगा, या गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स लिखा होगा इस वाली गुडविल के लिए। लेकिन गुडविल वैल्यूड बिल्कुल अलग चीज है, वो हमेशा ही पैराग्राफ में होगी, कभी भी बैलेंस शीट में नहीं होगी। तो गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 3 लाख है, लेकिन एक लाइन जिसने दिमाग घुमा के रख दिया, क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा बदल जाएगा। पार्टनर्स ऑल्सो डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व। पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि हम जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। मतलब कि भाई हम ये जो जनरल रिजर्व पढ़ा है ना बैलेंस शीट में, इसको हम डिवाइड नहीं करेंगे आपस में। फिर क्या करेंगे, फिर हम सेम ट्रीटमेंट कर देंगे जो हम इस गुडविल वैल्यूड का करते हैं, जो हमने केस 1 में किया था। तो ये वाला 3 लाख एंड ये वाला 3 लाख प्लस होके हो जाएगा 6 लाख। तो 6 लाख का ट्रीटमेंट वही करेंगे जो हमने गेन सेक्रीफाइस का किया था। ए का सेक्रीफाइस 1/6 आ रहा है, और सी का गेन 1/6 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सी डेबिटेड टू ए, 6 लाख का 1/6 1 लाख। हमने क्या किया है, दोनों को प्लस कर दिया है। 6 लाख आया, इस 6 लाख का 1/6 1 लाख सी से लेके ए को दे दिया। जनरल रिजर्व का ये वाला ट्रीटमेंट कब करना है, जब क्वेश्चन में ही लिखा होगा कि वो बांटना नहीं चाहते हैं उसको। इस वाली गुडविल का ट्रीटमेंट तो हमेशा एक जैसा रहेगा, कैसा भी क्वेश्चन हो। बट जनरल रिजर्व, वॉन्डरिंग पिग और असिस्टेंट डीजीपी, जो मैंने 8 चीजें लिखवाई हैं, उनका ट्रीटमेंट
चेंज हो जाएगा अगर क्वेश्चन में कंडीशन भी चेंज है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो जो हमने केस 2 में सीखा था वही रहेगा, वॉन्डरिंग पिग और असिस्टेंट डीजीपी को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर देंगे। तो बच्चों बढ़ते हैं अगले केस की तरफ। तो बच्चों ये हो गया हमारा केस 4। इस केस 4 में बैलेंस शीट में दोनों तरफ, मैं बैलेंस शीट को बोलता हूं डबल डोर का फ्रिज। क्या करना था, पार्टनर्स को डबल डोर का फ्रिज खोलना था और चीजों को राइट ऑफ करना था। इधर से निकाला खा गए ओल्ड रेशो में, इधर से निकाला खा गए, ये लेफ्ट साइड ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड ये राइट साइड। लेकिन जब क्वेश्चन में ही मना कर दिया हो तो फिर हम क्या करते हैं, गेन सैक्रिफाइस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डिफरेंस जो है वो इधर का भी तो ज्यादा हो सकता है, इधर का भी ज्यादा हो सकता है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये है कि वॉन्डरिंग पिग में से एडीजीपी माइनस करेंगे तो अभी फिलहाल सिर्फ 7 lakhs है। ये वॉन्डरिंग पिग बच्चों लर्न कर लो, वर्कमेंस कॉम्पनसेशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व। अभी फिलहाल क्वेश्चन में सिर्फ जनरल रिजर्व है जी, ठीक है, और उस साइड एडीजीपी 4 चीजें, तो अभी फिलहाल जी गुडविल का है 1 लाख। तो आपको क्या करना है, लायबिलिटी साइड की ये जो 4 चीजें हैं इसमें से एसेट साइड वाली चीजों को माइनस करना है और फिर जो गेन सैक्रिफाइस वाली एंट्री है वो कर देनी है। तो क्वेश्चन में वही 1/6 सेम केस लिया है मैंने जिससे तुम्हें समझने में आसानी हो। तो 6 लाख का 1/6 1 लाख सी से लेके ए को दे देंगे। ये हो गया हमारा, जब दोनों तरफ चीजें गिवन है बैलेंस शीट में जिनको हमें राइट ऑफ करना होता है और पार्टनर्स ने मन बना लिया है कि हम इन चीजों को राइट ऑफ नहीं करेंगे, तो इसलिए हमने ऐसे कर दिया। क्या करा है कि लायबिलिटी साइड की चीजों का टोटल माइनस कर देंगे एसेट साइड की चीजों का टोटल, सिर्फ वही जो मैंने आपको बताई है 4, वॉन्डरिंग पिग एंड असिस्टेंट डीजीपी, ठीक है। तो अब माइंड में आता है कि अगर आंसर यहां पे नेगेटिव आ जाता तब क्या करते, तो वो वाला केस भी देख लेते हैं। तो बच्चों ये नेक्स्ट केस है, इसमें आप देख रहे होंगे कि कोई बड़ा चेंज नहीं है। यहां पे भी जनरल रिजर्व, यहां गुडविल पहले पिछले केस की तरह, लेकिन गुडविल ज्यादा है और जनरल रिजर्व कम है। और लेस करने का जो तरीका है वो वही है कि लेफ्ट साइड लायबिलिटीज में से एसेट्स माइनस करने हैं। तो इस बार क्या है कि 3 लाख में से जब 6 लाख माइनस करेंगे तो आंसर आएगा नेगेटिव -3 लाख। तो अब क्या करेंगे, गेन सैक्रिफाइस निकालने के बाद जो एंट्री बनती है हमारी सी डेबिट टू ए, इसमें एंट्री रिवर्स कर देंगे, ए डेबिट टू सी, और 3 लाख का 1/6 50,000। तो ऐसा तब करना है, मतलब गेन को सैक्रिफाइस बनाना है, सैक्रिफाइस को गेन बनाना है। ऐसा कब करना है, जब वॉन्डरिंग पिग में से एडीजीपी माइनस करके आंसर हमारा नेगेटिव आ रहा है। तो ये हो गया हमारा लास्ट केस। अब हम सीखते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट की कैलकुलेशन। तो अब हम सीखने वाले हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट भला क्या है बच्चों, रियल लाइफ में जैसी सिचुएशंस होती हैं वैसी ही सिचुएशंस हमारे पार्टनरशिप में भी हो सकती हैं। पार्टनर्स अपनी रेशो चेंज कर रहे हैं, लेकिन रेशो चेंज करते वक्त उन्होंने देखा कि कुछ चीज़ें हैं जिनकी वैल्यू अप्रिशिएट हो गई है। जैसे हमारे घरों में गोल्ड रखा होता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। हमारे प्रॉपर्टी हमने परचेज करके रखी होती है, लैंड प्लॉट कहीं खरीद के रखे होते हैं, उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो वो भी तो एक प्रॉफिट है। तो पार्टनरशिप में भी ऐसा हो सकता है कि पार्टनर्स ने कहीं प्लॉट लेके रखा है या जो बिजनेस जहां पे करते हैं वो जमीन उनकी परचेज की हुई है और उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है, ठीक है। कुछ कंप्यूटर्स वगैरह हैं, कुछ मशीन्स हैं जिनकी वैल्यू डिक्रीज हो गई है क्योंकि इन पे तो डेप्रिसिएशन लगता ही है। तो इस प्रॉपर्टीज के या लायबिलिटीज के अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन से जो प्रॉफिट हुआ है, जैसे गोल्ड की वैल्यू बढ़ने से जो प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट को भी तो बांटना है, उस प्रॉफिट का बंटवारा भी करना है। इसको भी बच्चों ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में ही डिवाइड करना है जब क्वेश्चन साइलेंट है। और क्या था जो मैंने बताया था, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करना है वॉन्डरिंग पिग एंड असिस्टेंट डीजीपी। वॉन्डरिंग में W था वर्कमेंस कॉम्पनसेशन रिजर्व, P था प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस या जिसे हम प्रॉफिट भी कहते हैं, वॉन्डरिंग पिग I था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और G जनरल रिजर्व।
एडीजीपी में ए था एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, डी था डेफर्ड एक्सपेंडिचर्स, एडीजी फॉर गुडविल एंड प्रॉफिट एंड लॉस यानी लॉस। तो इनको हमें ओल्ड रेशो ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड करना होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तब। अगर क्वेश्चन साइलेंट नहीं है और लिखा हुआ है कि दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दीज थिंग्स, तो फिर हम गेन सेक्रीफाइस वाली एंट्री करते हैं। लेफ्ट साइड बैलेंस शीट का और असेट साइड का डिफरेंस लेके लायबिलिटीज में से असेट्स माइनस करके जो आता है उसको हम गेन सेक्रीफाइस वाली एंट्री में करते हैं। और आंसर अगर नेगेटिव आता है तो हम एंट्री जो है वो चेंज कर देते हैं, क्रेडिट वाले को डेबिट, डेबिट वाले को क्रेडिट। सेम वैसे ही रिवॉल्यूशन अकाउंट का जो प्रॉफिट होगा उसको भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिवाइड कर लेंगे, और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इस प्रॉफिट को भी गेन सेक्रीफाइस वाली एंट्री करेंगे। तो एक एक करके देखते हैं जरा। पहले तो रिवॉल्यूशन अकाउंट हम बनाएंगे कैसे। ये रिवॉल्यूशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल द लॉसेस क्रेडिट ऑल द गेन्स, लेकिन क्योंकि नाम है इसका रिवॉल्यूशन अकाउंट तो सिर्फ वही चीजें आएंगी जिनका हम रिवॉल्यूएशन कर रहे हैं और जिनसे हमें प्रॉफिट या लॉस हुआ है, एक्सेप्ट गुडविल। गुडविल को छोड़ के जितनी भी चीजें हैं जिनसे एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन से हमें फायदा या नुकसान हुआ है उनको हम यहां लिख रहे हैं। जैसे प्रोविजन, मैं लिखता हूं ये मैं आपको लर्न करने की ट्रिक बता रहा हूं, पहले आप इसको समझ लेना, फिर मैं दूसरे तरीके से समझाऊंगा कि करना कैसे है। कोई भी एसेट डिक्रीज होगी तो आपका लॉस होगा। फॉर एग्जाम्पल डेटर्स की वैल्यू कम हो गई या कंप्यूटर की वैल्यू कम हो गई तो आप यहां पे डेप्रिसिएशन नहीं लिखेंगे, आप यहां पे उस एसेट का नाम लिखेंगे कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन लगा है तो हम यहां पे कंप्यूटर ही लिखेंगे, और जितना डेप्रिसिएशन लगा है वो हम यहां पे लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद और क्या लॉस हो सकता है, जब कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो जाए। तो जब कोई लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो जितना लॉस होगा लायबिलिटी के इंक्रीज होने से वो यहां पे आ जाएगा। टोटल अमाउंट नहीं लिखना, जितना लॉस हुआ सिर्फ उतना लिखना है। इसके बाद अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी सामने आ जाए हमारे तो वो भी हमारा एक लॉस है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी या कंटिंजेंट लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड या कंटिंजेंट। जैसे हमने एक बिल डिस्काउंट किया हुआ था और वो डिसऑनर हो गया तो बैंक वाले हमसे पैसा लेंगे, तो ये एक लायबिलिटी कंटिंजेंट लायबिलिटी का एग्जांपल है। और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का एग्जांपल है कि किसी क्रेडिटर को हमें पैसे देने थे बट वो बिल खो गया था, हमें भी याद नहीं था, लेकिन सामने वाले के पास तो बिल होगा ना, वो आ गया, अब हमें पैसे देने पड़ेंगे। तो ये हो गया डेबिट साइड। अब क्रेडिट साइड पे इसका उल्टा, जितने भी गेन्स होंगे, अगर हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है तो हमें फायदा हो रहा है। बाय एसेट्स अगर इंक्रीज होती हैं, जितना इंक्रीज हुआ, लैंड सपोज 5 लाख से 6 लाख हो गया है तो 1 लाख इंक्रीज हुआ तो बाय लैंड 1 लाख लिखेंगे। अगर लायबिलिटी कम होती है तो भी हमें फायदा होता है, तो जितना फायदा हुआ है उस साइड लिखेंगे। सपोज क्रेडिटर्स ने डिस्काउंट दे दिया है तो वो इस साइड आ जाएगा। इसके बाद अनरिकॉर्डेड एसेट अगर सामने आ जाए तो मजे आ गए। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट, वो एसेट हमने रिकॉर्ड नहीं की हुई थी और अब सामने आ गई तो मजे आ गए, वो हमारा फायदा है। अब हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। तो अगर ये वाली साइड ज्यादा है तो मतलब प्रॉफिट ज्यादा हुआ है। फॉर एग्जांपल इस साइड का टोटल है 4 लाख, तो ये हम 4 लाख यहां लिखेंगे। और सपोज ये यहां तक का टोटल है 3 लाख, तो हमें 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो दिस इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। इसको हम डिवाइड कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो, ठीक है। जो भी इनकी ओल्ड रेशो होगी उसमें हम डिवाइड करेंगे, जितने भी ओल्ड पार्टनर्स होंगे उसमें हम डिवाइड कर देंगे। और ये कंसेप्ट
आने वाले सारे टॉपिक्स में रिवॉल्यूशन अकाउंट बनता है, मैक्सिमम चैप्टर्स में उन सब में यही वाला कंसेप्ट लगना है। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट का मैंने आपको ये एक फॉर्मेट बताया है। अब एक एग्जांपल से मैं आपको इसको समझाता हूं। तो बच्चों ये मैंने आपके सामने एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिखा है। बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गई 1 लाख से और कंप्यूटर डेप्रिशिएट हो गए 40,000 से, और ओल्ड रेशो 3:1 है, न्यू रेशो 1:1, जैसा मैंने सारे क्वेश्चंस में लिया है समझाने के लिए। तो पहली चीज तो ये क्वेश्चन में और कुछ लिखा नहीं है, तो आपको ये न्यू रेशो देखनी नहीं है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इस न्यू रेशो को कोई काम नहीं है, क्योंकि मैंने अभी सिखाया था कि रिवॉल्यूशन प्रॉफिट, वॉन्डरिंग पिग, असिस्टेंट डीजीपी को हम ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करते हैं। तो पहले रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते हैं, उसमें देखते हैं प्रॉफिट है या लॉस। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है, जितने अमाउंट से एप्रिशिएट हो रही है उतना ही अमाउंट लिखना है। 1 लाख से एप्रिशिएट हो रही है, और कंप्यूटर्स डिक्रीज हो रहे हैं, डेप्रिशिएट हो रहे हैं, $40,000। तो हमें प्रॉफिट हो गया 60,000 का। इस 60,000 को हम ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिवाइड कर लेंगे, और ओल्ड रेशो 3:1 है, तो ये हो गया 30,000, 20,000 एंड 10,000। जर्नल एंट्री बनाएंगे तो एंट्री होगी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। जर्नल एंट्री होगी, मैं लिख देता हूं यहां पे, रिवेल डेबिट टू ए बी सी तो ये हो गया सिंपल केस। अब अगर इसी क्वेश्चन में लिख दिया होता जैसे पुराने क्वेश्चंस में लिखा था कि दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व एंड एडीजीपी वगैरह कुछ भी, तो ऐसा ही इसमें लिख सकते हैं कि दे डोंट वांट टू रिवाइज द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। दे डोंट वांट टू रिवाइज द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। उस केस में हमें फिर वैसे ही करना है। हम क्या करेंगे, जो हमारा रिवॉल्यूशन प्रॉफिट आया है इसे हम गेन सेक्रीफाइस की तरह डिवाइड कर देंगे, जैसे हमने जनरल रिजर्व, वॉन्डरिंग पिग वगैरह का किया था। कब? जब लिखा था दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं उसी तरीके से। तो बच्चों अब मैंने वही वाला केस लिया है जिसमें पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू रिवाइज द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एंड कंप्यूटर, या लिखा होगा पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू रिवाइज द बैलेंस शीट या नॉट टू रिवाइज द असेट्स एंड लायबिलिटीज। उस केस में आपको गेन सेक्रीफाइस वाली एंट्री ही करनी पड़ेगी। तो पहले आप गेन सेक्रीफाइस निकालेंगे। मैंने सेम केस लिया है, 1/6 इसका गेन है, इसका सेक्रीफाइस है, और अमाउंट कौन सा लेना है वो ध्यान से देखना है। रिवॉल्यूशन गेन जो आया था हमारा 60,000, वो 60,000 का 1/6 निकाल के सी डेबिट टू ए। तो बिल्कुल सेम वैसे ही करना है जैसे हमने पहले सीखा था। अब एक बार आप इस सब को रिवाइज कर लीजिए, तभी आगे बढ़िए। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप पहले जितना अभी तक सीखा है इसको ढंग से समझ लीजिए, तभी आगे बढ़िए। अब जो हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं आगे, वो 8 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उनको हम बाद में करेंगे। पहले आप इनको ढंग से समझ लीजिए। वो वीडियो के सेकेंड पार्ट में आपको 8 मार्क्स क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं।